नमस्कार प्रिय साथियों, सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन राजस्थान और भारत की जलवायु को कमांड रूप से पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की गतियों को अपन ने देखा, पढ़ा और समझा भी उसको। और उसी कड़ी में अपन ने आगे पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्षा ऋतु। यानी कि भारत में मानसून सिस्टम किस तरीके से प्रवेश करता है, कैसे इसका वितरण होता है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब होता है, कैसे इसका वितरण होता है, इस पूरे सिस्टम को अपन आरएस मेंस, आरएस प्री और विभिन्न राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को कवर करेंगे। और आप लोग भी साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते हुए रहिएगा। पहले की वीडियोस भी इस पे अपने हैं, जैसे कि राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान का भौतिक विभाजन, जलवायु वाला टॉपिक अपने चल रहा है। उसके बाद में नदियाँ, झीलें, काफ़ी सारी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे और कवर भी करेंगे। तो आप साथ ही साथ कंटिन्यू, नए स्टूडेंट जुड़े हो तो पहले की वीडियोस आप पीछे बैक जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो सिस्टमेटिक रूप से जमाए हुए हैं सारथी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ से पहली क्लास से लेकर के आज ये 18 से 19वीं क्लास है अपनी। तो इसको भी आप साथ ही साथ, अगर जो आपको नए जुड़े हो तो पहले की वीडियो देख सकते हो, और पहले के सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो आज इन वीडियो को देखते हुए साथ ही साथ में अपने नोट्स बनाते हुए रहिएगा। और जो बैक ईयर के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से विभिन्न एग्जाम, जैसे आरएस प्री में कौन से आए हैं, सेकंड ग्रेड में कौन से हैं, फर्स्ट ग्रेड में कौन से हैं, तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वहाँ से सोल्व करते रहिएगा। हालांकि अपन भी इस प्लेटफॉर्म से और पैनल से जो बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान के सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, उन सब के क्वेश्चन तो लेके आएंगे। कंटेंट आप वहाँ से पढ़िएगा, क्वेश्चन आप वहाँ से करते रहिएगा, और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत स्थिति में धीरे धीरे करके एक एक दिन करके बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु को ही एक और किस नाम से जानते हैं, तो जवाब दोगे मानसून काल। और पहले स्टार्टिंग में भी अपन ने पढ़ा था कि मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया हुआ शब्द है। तो जैसा आप जानते हो अरबी भाषा का शब्द है मौसम, और अरबी भाषा के शब्द से ही एक और शब्द बना है जिसका नाम है मानसून। तो काल जो पढ़ेंगे इस काल का नाम है मानसून काल। पिछली जो ऋतु अपन ने पढ़ी ग्रीष्म ऋतु, और उसके अंदर अपने चर्चा हुई थी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है, तो जवाब दोगे कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर सूर्य इस दिन सीधा चमकता है, यानी वो डेट कौन सी है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर अधिक क्या बढ़ जाता है? तापमान। और तापमान बढ़ने के कारण एक ऋतु का प्रवेश होता है। उस ऋतु को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाता हो थी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि जानने के बाद में आज क्रियाविधि जानते हैं वर्षा ऋतु। यानी कि जो भी चीज आपने जो पिछले वीडियो में पढ़ी वो आधार बन करके और आगे आज यहाँ काम आएगी। भारत के दक्षिण से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। इसको इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से जानते हैं, यानी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर सर्वप्रथम सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने के बाद में अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य सीधा चमक जाता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण भारत के दक्षिण पश्चिम में जलराशि स्थित है, इसका नाम है अरब सागर। और भारत के दक्षिण पूर्व में जलराशि स्थित है, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और ये दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिस्से हैं, वो है हिंद महासागर के हिस्से, हिंद महासागर के हिस्से हैं। अप्रैल, मई, जून में अरब सागर और हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से इतना ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होकर के और वही जल ऊपर जाता है, और ऊपर जाने से एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं संघनन की क्रिया। यानी कौन सी क्रिया? तो जवाब आना चाहिए संघनन की क्रिया। और इस संघनन की क्रिया और एरोसोल वायुमंडल में घूमते हैं, उसके ऊपर जल वाष्प जाके जमता है और बादल बनते हैं। यानी किसका निर्माण होता है? बादल का निर्माण होता है। और पिछली बार भी अपन ने पढ़ा कि हवाएं, पिछली वीडियो में पढ़ी कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जून जुलाई में भी यहाँ पे कौन सा प्रेशर का केंद्र बनेगा? लो प्रेशर। और जल राशि वाले क्षेत्र के अंदर बनेगा हाई प्रेशर। और दुनिया का नियम है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होती है। इससे पहले दो चीज़ और आज आपको जाननी पड़ेगी
एक और टॉपिक जो चीज काम करती है जिसका नाम है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। और एक व्यक्ति का नियम है भूगोल का वैज्ञानिक जिसका नाम है फेरल का नियम, फेरल का नियम। तो ये दो चीज क्या है, तो इसको एक बार समझ लो ताकि जलवायु और हवाएं किस तरीके से घूमती है वो चीज़ बहुत इजी गोइंग में आपको समझ आएगी। देखो इस तरीके से पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा गुजरती जिसका नाम है भूमध्य रेखा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 23.5 डिग्री झुके झुके अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है जिसको अपन परिभ्रमण कहते हैं, उसको परिभ्रमण कहते हैं। और जब पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है, उस आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल या फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं चलते चलते अपने किस ओर मुड़ती है, तो जवाब दोगे दाएं ओर मुड़ती है। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिण गोलार्ध की हवाएं चलते चलते अपने किस ओर मुड़ती है, तो बताओगे बाएं ओर। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिण गोलार्ध की हवाएं अपने बाएं ओर मुड़ती है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं चलते चलते अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। अब इस दाएं ओर मुड़ने के कारण अगली चीज कड़ी में आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे एक देश बना हुआ है, उस देश का नाम भारत है। यानी कौन सा देश है? भारत। और भारत के नीचे से यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और यहाँ जलराशि फैली हुई है, विशाल जलराशि, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर। इसका नाम है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर के बाद इस वाले क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप देखो धरातलीय क्षेत्र पर लो प्रेशर का केंद्र बनता है और जल राशि वाले भाग के अंदर हाई प्रेशर का केंद्र बनता है। और दुनिया का नियम है कि हवाएं चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। या फिर जुलाई माह के आसपास में, जुलाई माह के आसपास में एक ऐसा सिस्टम काम करता है जिसका नाम है ITCZ। ITCZ जुलाई माह में तिब्बत और उत्तर पश्चिमी भारत में आके शिफ्ट हो जाता है। ITCZ क्या है तो सुन लेना, एक ऐसा नाम नया आया है जिसका नाम है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस शब्द का अर्थ ये होता है कि अभिसरण होता है, अभिसरण। किसी एक स्थान पर दो विपरीत दिशाओं से हवाओं का आके मिलना अभिसरण कहलाता है। और ITCZ यदि एक लाइन में जवाब देना हो कि ITCZ क्या है, तो ये एक निम्न वायुदाब का केंद्र है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। और भारत में मानसून लाने के लिए उत्तरदायी कारण के रूप में गिना जाता है किसको? ITCZ। तो ITCZ जुलाई माह में, ITCZ जुलाई माह में तिब्बत और उत्तर पश्चिमी भारत में आके शिफ्ट हो जाता है। या ITCZ जुलाई माह में 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में आके शिफ्ट हो जाता है और एक लो प्रेशर का केंद्र है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो भी मानसूनी पवनें उत्पन्न होगी उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेगा, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। और इस हिंद महासागर या फिर भूमध्य रेखा के आसपास में हवाएं चलती है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में। इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं, इन पवनों को व्यापारिक पवनें। हिंद भूमध्य रेखा के आसपास में पूर्व से पश्चिम में चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं क्योंकि पहले के लोग इनसे व्यापार किया करते थे। अब फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ती है और दक्षिण गोलार्ध की हवाएं अपने बाएं ओर मुड़ती है। चलो ये हवा तो फेरल के नियम के अनुसार चलते चलते अपने किस ओर मुड़ेगी?
दाएं ओर यानी कि राइट साइड में मूव करती है, राइट साइड में मूव करती है। जैसे ही राइट साइड में मूव करेगी और लो प्रेशर का केंद्र या फिर ITCZ तिब्बत और उत्तर पश्चिमी भारत में शिफ्ट होता है और वो मानसून को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इससे भी ज़्यादा कि फेरल के नियम का उल्लंघन करते हुए ये दक्षिण गोलार्ध की पवनें भी हिंद महासागर वाली वो खड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं और 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य दक्षिण गोलार्ध की मानसूनी पवनें भी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। ये यहाँ से जैसे ही यहाँ से प्रवेश करेगी तो हिंद महासागरीय मानसून भारत की तरफ अग्रसर होता है और भारत की मुख्य भूमिका यहाँ पे दक्षिणतम स्थान, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम स्थान ये यहाँ स्थित है, इसका नाम है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और जहाँ कन्याकुमारी है वहाँ भारत का क्षेत्र स्टार्ट होता है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और यदि आपसे पूछें कि द्वीपों सहित भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ इसका नाम है, ऊपर वाले का नाम तो अंडमान और नीचे के जो द्वीप बने हुए उसका नाम है निकोबार। अंडमान निकोबार का यहाँ पे एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम जगह है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। तो इसका नाम क्या हो जाए बताइए दोगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। अब सिस्टमेटिक इस ढंग को समझना कि भारत के अंदर कौन सा मानसून आता है? हिंद महासागरीय मानसून। हिंद महासागरीय मानसून या फिर जब इन हवाओं को डायरेक्शन देखोगे तो ये साउथ, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट। और वैश्विक पवन प्रणाली वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन उसकी बीच बीच की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कोरियोलिस बल क्या है, फेरल का नियम क्या है, हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है। तो ये साउथ और ये वेस्ट है और इस समय जो हवाओं की डायरेक्शन ये वाली है तो इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून या तो आप इसको हिंद महासागरीय मानसून कहिए और या फिर इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। हिंद महासागरीय मानसून कन्याकुमारी से टकरा के 2 भागों में विभाजित होता है। एक को तो पढ़ते अपन अरब सागरीय मानसून और दूसरा पढ़ते बंगाल की खाड़ी का मानसून। हिंद महासागरीय मानसून का दूसरा नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसी को अरब सागरीय मानसून इसकी एक शाखा है और इसकी एक ब्रांच कौन सी? बंगाल खाड़ी का। इस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से मानसून उत्पन्न होता है, यानी कि ITCZ उत्तर पश्चिम भारत में शिफ्ट होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। धरातल पर बहुत ज़्यादा निम्न वायुदाब का केंद्र होने के कारण हिंद महासागरीय मानसून भारत की तरफ अग्रसर होता है। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहाँ की जलवायु के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, मानसून। इसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी जलवायु के लिए मानसून शब्द का इस्तेमाल हो। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सिस्टमेटिक रूप से जलवायु आए, मतलब मानसून आए और फिर उसी तरीके से मानसून सिस्टमेटिक रूप से दोबारा वापस रवाना होता है। तो एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसकी बनावट हिंद महासागर में इस तरीके से है कि यहाँ पे जून और जुलाई के आसपास में मानसून का प्रवेश होता है, अगस्त और सितंबर में मानसून सक्रिय रहता है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर मानसून पुनः लौटना शुरू होता है। और लौटता भी क्यों है उस सिस्टम को भी अपन बहुत ढंग से समझेंगे। हिंद महासागरीय मानसून आगे चल करके 2 भागों में बटा। ये जो क्रियाविधि अपन ने पढ़ी थी ये सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम था पी कोटेश्वरम। तो कोटेश्वरम, कोटेश्वरम। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो जो आप क्या दोगे? पी कोटेश्वरम नाम के व्यक्ति ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत पी कोटेश्वरम ने दिया। अब आगे चल करके हिंद महासागरीय मानसून कन्याकुमारी से टकराता है और भारत में यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहाँ पे होता है तो अंडमान एवं निकोबार में। भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश किस भारतीय क्षेत्र में होता है? तो भारतीय क्षेत्र का नाम लोगे अंडमान एवं
निकोबार में, अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत में मानसून का प्रवेश किस डेट को हो जाता है? तो जवाब दोगे 25 मई को। 25 मई को भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप पर होता है। यदि आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को रोक करके और उसको होल्ड करके और ये भाषा के रूप में लिखते रहना। उसके बाद भारत के अंदर मानसून का प्रवेश भारतीय ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं, इस वाले क्षेत्र का नाम है मालाबार तट। भारत के 6 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं और 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर इनको जब बांट के पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है काठियावाड़ तट, उसके बाद में कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट और फिर मालाबार तट। इसको बाद में जाके पढ़ेंगे और इसका भी नाम अपने जलवायु वाले टॉपिक में आएगा। इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। इस तट का नाम है मालाबार तट। भारत में यदि क्वेश्चन आ जाए व्यवस्थित रूप से, भारत में व्यवस्थित रूप से मानसून का प्रवेश कौन सी डेट को होता है? तो इस डेट का नाम है 1 जून को। भारत में व्यवस्थित रूप से मानसून का आगमन 1 जून को, और भारत का इस दिशा में राज्य स्थित है जिसका नाम है केरल, और केरल के एक तट से होता है, इस तट का नाम है मालाबार तट। तो भारत में व्यवस्थित रूप से मानसून का प्रवेश कब होता है? 1 जून को। कौन से तट से होता है? मालाबार तट। और किस राज्य से होता है? केरल से। तब तक इसको हम हिंद महासागरीय मानसून के नाम से ही पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है हिंद महासागरीय मानसून, और फिर इसकी एक शाखा पढ़ते हैं उसका नाम है अरब सागरीय। तो भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन, भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन व्यवस्थित रूप से पूछे तो 1 जून। भारत में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में प्रवेश करता है? तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर प्रवेश करता है। तो इस वाले क्षेत्र के अंदर मानसून का आगमन होता है और इसी तट को पढ़ते हैं कौन से तट के नाम से? मालाबार तट। मालाबार तट को मानसून का जो प्रवेश होता है 1 जून को, और कौन से राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। और इसी 1 जून को आने वाले मानसून को मानसून का विस्फोट, इसको एक शब्द दिया जाता है मानसून का विस्फोट, मानसून का विस्फोट। इसी को और एक नाम से जानते हैं मानसून धमाका, इसी को बोलते हैं मानसून धमाका, इसी को कहा जाता है मानसून धमाका, या फिर इसी को ही बोला जाता है मानसून का प्रस्फोट, मानसून का प्रस्फोट, मानसून का विस्फोट, मानसून धमाका या मानसून प्रस्फोट क्या है? तो 1 जून को मालाबार तट से मानसून का टकराना ही मानसून का प्रस्फोट, विस्फोट या महाविस्फोट कहलाता है। उसके बाद में अब इन दोनों मानसूनों को अलग अलग करके सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें याद रखना। फिर मानसून को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, यानी कि भारत के अंदर मानसून आके 2 भागों में विभाजित होता है। कन्याकुमारी से टकराने के बाद में मानसून 2 भागों में, ये इस साइड से पढ़ेंगे उसको तो एक अलग सिस्टम है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और इधर से जो मानसून है उसका नाम है अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी, और कंप्लीट भारत का स्थान पूछें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो अब आपकी हेडिंग के फॉर्मेट में भी फर्स्ट इसको बना लेना। भारत के अंदर पहले क्रियाविधि पढ़ते हैं अरब सागरीय मानसून की, और उसके बाद क्रियाविधि पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के मानसून की। तो अरब सागरीय मानसून भारत के यहाँ पे इस वाली दिशा के अंदर एक तट फैला हुआ है, इस तट का नाम है पश्चिमी घाट। भारत के यहाँ पहले पश्चिमी क्षेत्र में पहले पश्चिमी घाट आता है, पहले पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद में अरब सागर थोड़ा दूर रहता है। इस बीच में पश्चिमी घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और अरब सागर के बीच में फैला हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और उस पश्चिमी तटीय मैदान को ही अपन अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे काठियावाड़ तट, कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट और फिर मालाबार तट। यानी कि यहाँ जो अपन ने ऊंची ऊंची पर्वतमाला बनाई है इसका नाम है पश्चिमी घाट, यानी यहाँ आप नाम दे सकते हो, इसका नाम क्या है? पश्चिमी
घाट, ऐसे कैसे आप डायग्राम बना सकते हो, पश्चिमी घाट। अब अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून आगे बढ़ता है और पश्चिमी घाट से टकराता है। अरब सागरीय मानसून आगे बढ़ता है और पश्चिमी घाट से टकराता है। और पश्चिमी घाट का डायग्राम ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी इस घाट का नाम क्या है, तो एक बार फिर से बोल दोगे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और इस वेस्टर्न घाट के सहारे सारे मानसूनी पवनें ऊपर चढ़ती है और वेस्टर्न घाट के पश्चिमी दिशा में वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी दिशा में वर्षा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी दिशा में वर्षा होती है और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान वर्षा रहित रह जाते हैं। यानी इस क्षेत्र को तो एक नाम दोगे, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि यानी इस वाले क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र सूखा का सूखा रह जाता है। जैसे आगे चल के कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में यहाँ पे एक फिर से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इस वाले बॉक्स के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे पश्चिम में शुष्क जलवायु और उसके बाद में अर्ध शुष्क जलवायु, लेकिन इस वाले बॉक्स में भी और कैसी मिलती है, अर्ध शुष्क जलवायु। इसलिए कोपेन का एक कोड मिलेगा BSHW। आगे चल करके इसको समझेंगे ये कौन कौन से कोड है, इसका अर्थ क्या होता है, सारी चीजें सिस्टमेटिक समझेंगे। एक बार आप इतना ही याद रखना, पश्चिमी घाट के पूर्व दिशा में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पे भी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे भी कंटीली झाड़ियाँ और फोग आदि मिलते हैं। इसी क्षेत्र में भी फोग आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इस वाले क्षेत्र को जाना जाता है वृष्टि प्रदेश। इसको तो बोलते हैं वृष्टि प्रदेश। जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है वो तो हो गया वृष्टि प्रदेश, और जिस पहाड़ के ढलान के अंदर वर्षा कम होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश के कौन कौन से एग्जाम्पल भारत में है, तो बताओगे मराठवाड़ा, एक तो कौन सा होगा, मराठवाड़ा, एक का नाम है विदर्भ और एक का नाम है पुणे। मराठवाड़ा, विदर्भ और पुणे किसके एग्जाम्पल है, वृष्टि छाया प्रदेश के। यहाँ आए साल अकाल और सूखे की संभावना उत्पन्न होती है और भारत में सूखा पड़ता है और किसान बहुत सारे आए दिन यहाँ घटनाएं घटती रहती है कि किसानों ने आत्महत्या की है यहाँ पे। इसके बाद एक भ्रंश घाटी के अंदर नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी और इसके बीच में एक पहाड़ी फैली जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इसके ऊपर है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और फिर ताप्ती। तो इन नदी घाटियों, इन भ्रंश घाटियों के अंदर मानसून प्रवेश करके और मानसून मध्य भारत की तरफ जाता है, मानसून मध्य भारत की तरफ जाके और पूरे भारत के अंदर फैलता है। यानी कि यदि क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर पूछ ले, भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो अरब सागरीय मानसून से होती है। राजस्थान में नहीं। राजस्थान के लिए क्या फैक्टर बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से, और भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आगे चल करके इसी सिस्टम में देख लेते हैं कि हाँ, राजस्थान के अंदर एक पहाड़ियों का विस्तार है जिसका नाम है अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ से एक पहाड़ियाँ फैली हुई है जो नागौर, उसके बाद में अजमेर, फिर पाली के आसपास में से होकर के जालोर और सिरोही, बीच में से पतली हो जाती है और यहाँ से अजमेर में सबसे कम चौड़ाई ये पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का नाम कौन सा है, तो बताओगे अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। अब इस अरावली की पहाड़ियों के अरब सागरी जो मानसून आता है वो इस वाले क्षेत्र से प्रवेश करता है। यानी कि अरब सागरीय मानसून दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करता है और अरब सागरीय मानसून का प्रवेश होता है बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से। तो राजस्थान में सबसे पहले कौन से मानसून का प्रवेश होता है, तो जवाब आना चाहिए अरब सागरीय मानसून। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून का प्रवेश होता है, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून का प्रवेश होता है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो बताओगे बांसवाड़ा से। अतः राजस्थान में बांसवाड़ा को, अतः राजस्थान में
बांसवाड़ा को मानसून का आगमन कहते हैं। बांसवाड़ा को मानसून का आगमन। तो राजस्थान में मानसून का आगमन, बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं। राजस्थान में कौन से जिले को मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं तो बताओगे बांसवाड़ा। सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? अरब सागरीय मानसून। और उसके बाद अरब सागरीय मानसून आगे बढ़ता है, इस चीज़ को आगे बढ़ता है। और अपन ने इसको पहले भी पढ़ा था कि अरावली की पहाड़ियाँ अरब सागरीय मानसून के समानांतर स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ अरब सागरीय मानसून के समानांतर या दिक् स्थिति में स्थित होने के कारण इसे रोक करके राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवा पाती है। राजस्थान में वर्षा तो करवा पाती है लेकिन राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवा पाती है, क्योंकि अरब सागरीय मानसून के अरावली समानांतर या दिक् स्थिति में स्थित है और अरब सागरीय मानसून अरावली की पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए या इनके सहारे आगे बढ़ता हुआ आगे चला जाता है और आगे चल करके उत्तर भारत के अंदर एक विशालतम पर्वतमाला फैली हुई जिसका नाम हिमालय है। यानी कि अरब सागरीय मानसून आगे चल करके किससे टकराता है? हिमालय से। और हिमालय का भी सबसे बाहरी भाग है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। इंडियन ज्योग्राफी में आगे चल के अपन पढ़ेंगे भी सी और पढ़ा भी है। हिमालय की 4 श्रृंखला है, जैसे कि एक तो कौन सी तो जवाब दोगे सबसे उत्तर के अंदर ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को सबसे बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय बोलते हैं और शिवालिक हिमालय में जाकर के यहाँ से टकराती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय में वर्षा किस रूप में होती है तो हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वहाँ बर्फ के ग्लेशियर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े। बूंदाबांदी के रूप में वर्षा कम होती है, पूरे के पूरे हिमपात के रूप में होती है, यानी कि बर्फ गिरती है वहाँ जोर जोर से। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून आता है लेकिन राजस्थान में सबसे कम वर्षा करवाता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में पर्याप्त नमी या नमी को ही आर्द्रता बोलते हैं और इसी को ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नमी या आर्द्रता कौन से मानसून से? अरब सागरीय मानसून से। सबसे पहले मानसून कौन सा आता है? अरब सागरीय मानसून का प्रवेश होता है। कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से। इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सिस्टम यहाँ से पूरा आगे बढ़ा, वो मानसून था अरब सागरीय मानसून। और अरब सागरीय मानसून के बाद में एक राजस्थान के अंदर मानसून का प्रवेश होता है जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब आपका जवाब ये हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का फेरल के लेफ्ट हैंड के रूल्स के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं चलते चलते अपने किस ओर रुख कर जाती है तो बताओगे दाएं ओर। किस ओर मुड़ जाती है? दाएं ओर। तो फिर क्या रीजन है कि उत्तरी गोलार्ध में चलते चलते हवाएं जब दाएं ओर मुड़ती है तो बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान की तरफ प्रवेश किस तरीके से करता है? तो इस चीज को समझने के लिए देख लेना, महान मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में किसका केंद्र बनता है? लो प्रेशर का। और लो प्रेशर का केंद्र इतना प्रबलशाली होता है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वोत्तर भारत में जाता है और पूर्वोत्तर भारत में से हिमालय के नीचे होते होते वो राजस्थान के महान मरुस्थल की तरफ प्रवेश करता है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून की पूरी सिस्टमेटिक क्रियाविधि आप इसको सही से समझिएगा। ये यहाँ से और ये क्षेत्र है और इस वाले क्षेत्र के अंदर बनती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और यहाँ से एक क्षेत्र बनता है सिक्किम के बाद में पूर्वोत्तर भारत के बाद में यहाँ से त्रिपुरा और फिर मेघालय। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यानी कि बांग्लादेश एक मैदानी क्षेत्र है जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून बांग्लादेश के ऊपर से गुजरेगा और बांग्लादेश के ऊपर से गुजर के और भारत का यहाँ पे एक राज्य है, इस राज्य का इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि इसका नाम ही कौन सा राज्य रख दिया गया है? मेघालय। मेघालय मतलब मेघ का आल्य। किसका आल्य?
मेघ का आल्य। अब मेघ का आल्य किस तरीके से, तो देखना इस मेघालय के अंदर 3 लगातार पहाड़ियाँ फैली हुई, 3 लगातार पहाड़ियाँ। कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ फैली हुई है, तो एक पहाड़ी का नाम है गारो, दूसरी का नाम है खासी, दूसरी का नाम खासी, और तीसरी पहाड़ी का नाम है जैंतिया। कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी, जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, मेघालय में। सभी की सभी पहाड़ियाँ कीपाकार की है और इस तरीके से इनकी डिजाइन बनी हुई है कि इनके अंदर मानसून प्रवेश कर जाता है तो मानसून पुनः बाहर नहीं निकल पाता है, मानसून पुनः बाहर नहीं निकल पाता है बिना वर्षा करवाए। और इसी खासी पहाड़ियों पर एक प्रसिद्ध, विश्व का प्रसिद्ध स्थान स्थित है जिसका नाम है मौसिनराम, और इससे पहले वो स्थान प्रसिद्ध स्थान था जिसका नाम था चेरापूंजी। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम। इससे पहले विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा था, चेरापूंजी। दोनों के दोनों स्थान कौन सी पहाड़ियों पर, खासी पहाड़ियों पर, और किस राज्य में बसे हुए, तो आप क्या दोगे, मेघालय में। NCERT की 10वीं की किताब के अनुसार यहाँ पे जो वर्षा होती है वो लगभग 1140 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। तो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, इससे पहले चेरापूंजी। कौन सी पहाड़ियाँ, खासी, और किस राज्य में है, मेघालय में। तो मेघ का आल्य और मेघालय का नाम सुझाने वाली व्यक्ति का नाम था SP चटर्जी, यानी कि मेघालय का नाम मेघालय रखा जाए, ये नाम सुझाने वाले व्यक्ति का नाम SP चटर्जी था। फिर इस तरीके से आगे चल के राजस्थान, और फिर राजस्थान के अंदर ही यहाँ से बीच में से पतली और पहाड़ियाँ, और यहाँ एक पहाड़ियाँ फैली हुई है जिन पहाड़ियों का नाम है अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है, अरावली रेंज, अरावली रेंज। और फिर यही मानसूनी पवने यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का केंद्र बनने के कारण हिमालय के नीचे नीचे अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून और फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून बीच में मिल जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ता है। और यहाँ और बंगाल की खाड़ी के मानसून का राजस्थान में प्रवेश कौन से क्षेत्र से होता है, तो जवाब दोगे हाड़ौती क्षेत्र से। और हाड़ौती में अपन ने पढ़ा अभी तक कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जिले कौन से क्षेत्र में आते हैं, हाड़ौती में। और इसी हाड़ौती क्षेत्र से अंदर एक जिला है, उस जिले का नाम है झालावाड़। कौन से जिला, झालावाड़। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश कौन से जिले से होता है, झालावाड़ से होता है। और अरावली की पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी के मानसून के कैसे स्थित है, तो बताओगे समकोण पर स्थित है। कैसे स्थित है, समकोण पर स्थित है। समकोण या फिर कह दोगे आढ़ी स्थित है। समकोण या कैसे स्थित है, आढ़ी स्थित होने के कारण बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में पर्याप्त वर्षा होती है। राजस्थान में पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान की ये दिशा कौन सी है, साउथ। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ। ये दिशा ईस्ट, और ये कौन सी है, वेस्ट है। उसमें भी राजस्थान के कौन से बॉक्स में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो बताओगे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और पश्चिमी राजस्थान कंप्लीट किसका उदाहरण रह जाता है, तो बता दोगे सूखे का। तो यहाँ एक फिर से कह सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल बना, वृष्टि छाया प्रदेश का। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून को लाने के पीछे उत्तरदायी कारण भी कौन है, महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। तो एक एक बिंदु के ऊपर आप विशेष तौर से ध्यान रखना, आगे चल के ये चीजें काम आएगी कि राजस्थान और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो राजस्थान और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अरावली की पहाड़ियाँ भी है, महान मरुस्थल भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, समुद्र तट से दूरी है, अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है। तो ये सारे सिस्टम को इस टॉपिक के एंडिंग में अपन और आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसको ध्यान से सुने। महान मरुस्थल में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे एक ऐसा केंद्र बनता है जिसको आप बोलते हो निम्न वायुदाब। और निम्न वायुदाब का केंद्र इतना प्रबलशाली या शक्तिशाली बनता है कि अरब सागरीय बंगाल की खाड़ी के मानसून को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून
अरावली के दक्षिण हिस्से और अरावली के पूर्वी हिस्से, यानी कि अरावली की कौन सी ढलानों पर अधिक वर्षा करवाता है, तो पूर्वी ढलानों पर है। यही कारण है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वनस्पतियां अरावली के पहाड़ियों पर है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अरावली की पहाड़ियों पर है। राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सभी या तो अरावली की पहाड़ियों पर है या अरावली की पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों पर बने हुए, अरावली की पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों पर बने हुए हैं। और इस वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और यह वाला क्षेत्र वापस पुनः सूखा रह जाता है। इसलिए महान मरुस्थल वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण बनता है। महान मरुस्थल वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण बनता है। महान मरुस्थल वृष्टि छाया प्रदेश, तो क्वेश्चन आता है क्या महान मरुस्थल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आता है। लेकिन किस मानसून के आएगा, बंगाल की खाड़ी के मानसून के, बंगाल की खाड़ी के मानसून के। अरब सागरीय मानसून के मरुस्थल वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं आता है, ओनली फॉर बंगाल की खाड़ी के मानसून के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। और बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही राजस्थान के अंदर पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन कौन से राजस्थान में, तो बता दोगे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर पर्याप्त वर्षा होती है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से, तो इसका जवाब दोगे बंगाल की खाड़ी के मानसून के। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अब कुछ एक फैक्ट है, उनको आप देख लेना। क्वेश्चन आ जाए कि मानसून काल में, मानसून काल में, मानसून काल में राजस्थान में, मानसून काल में राजस्थान में कितने मानसूनों से वर्षा होती है। मानसून काल में राजस्थान में कितने मानसूनों से वर्षा होती है। और एक सिंपल क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछ लें, राजस्थान में, राजस्थान में कितने मानसूनों से, राजस्थान में कुल कितने, राजस्थान में कुल कितने मानसूनों से, कुल कितने मानसूनों से वर्षा होती है। राजस्थान में कुल कितने मानसूनों से वर्षा होती है और राजस्थान में मानसून काल में कितने मानसूनों से वर्षा होती है। तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप दे पाओगे। अगर इसका जवाब दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख के भेजिएगा। अभी बता देता हूँ मैं इसके जवाब में। देखो, राजस्थान में कुल कितने मानसूनों से वर्षा होती है, तो इसका जवाब होता है 3। मानसून काल में राजस्थान में कितने मानसूनों से वर्षा होती है, तो 2। मानसून काल में 2 ही मानसून आते हैं, एक तो अरब सागरीय मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। और राजस्थान में कुल कितने मानसूनों से वर्षा होती है, तो इसका जवाब होता है 3 मानसूनों से वर्षा होती है राजस्थान में, कुल 3 मानसूनों से। क्योंकि एक मानसून जो राजस्थान में आता है वो शीत ऋतु में आता है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन ने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर पढ़ेंगे सर्द ऋतु और सर्द ऋतु के बाद पढ़ेंगे शीत ऋतु। और उस शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, उस वर्षा को अपन मावठ वर्षा कहते हैं, उस मानसून को मावठ वर्षा। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको भी देख लेना कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का नाम झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। झालावाड़ में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कितने दिन तक होती है, तो बता दोगे 40 दिन तक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर और कितने दिन तक, 40। तो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मानसून सक्रिय कौन से जिले में रहता है, तो झालावाड़ में सर्वाधिक मानसून सक्रिय रहता है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में वर्षा लगभग 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। और मानसून जो सक्रिय रहने की अवधि है वो है 38 दिन तक। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला
जिला और न्यूनतम वर्षा वाला जिला, उस जिले का नाम है जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर औसतन वर्षा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। और कितने दिन तक होती है? तो जवाब दोगे 5 दिन। ओनली फॉर 5 दिन तक मानसून सक्रिय रहता है। यानी कि राजस्थान के अंदर ये दिशा दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। ये दिशा उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये दिशा वेस्ट और ये दिशा ईस्ट। राजस्थान में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या आती है? तो जवाब क्या दोगे? कमी आती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाने पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में। इसीलिए राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इस पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछें तो उस स्थान का नाम है माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि अरब सागरी मानसून से भी वर्षा कर लेता है और बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो दोनों मानसूनों से वर्षा दक्षिणी राजस्थान में सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास में होती है, और उसमें भी सर्वाधिक होती है माउंट आबू में। माउंट आबू में लगभग वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है और मानसून सक्रिय रहने की अवधि होती है 48 दिन। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मानसून सक्रिय कौन से स्थान पर रहता है? तो उसका जवाब है माउंट आबू। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, उसका नाम सम और सम जगह जैसा कि ज्ञात है सबको, जैसलमेर जगह। कहाँ पे है? जैसलमेर। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर। और यहाँ जो वर्षा औसतन एवरेज कोई फिक्स वर्षा नहीं होती कि हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर या 10 से 20 सेंटीमीटर में होगी, ऐसा नहीं है। 3 सालों में हो सके लगातार वर्षा हो जाए और हो सके एक बूंद भी वर्षा के रूप में नहीं गिरे, इसलिए एवरेज 0 माना जाता है। इसलिए एवरेज कौन से सेंटीमीटर मानोगे? 0 सेंटीमीटर। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित तहसील क्षेत्र या क्षेत्र कौन सा है? तो उसका जवाब होता है सम, और सम जगह जैसलमेर की है। पूरे राजस्थान की औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर। पूरे राजस्थान की औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर। और जैसा कि पहले भी अपन ने पढ़ा कि कितने मानसूनों से प्राप्त होती है हमें इतनी वर्षा, तो जवाब दोगे 3 मानसूनों से। लेकिन मानसून काल में राजस्थान की कुल वर्षा का 90% भाग प्राप्त होता है। तो राजस्थान की 10% वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ वर्षा के नाम से जाना जाता है, मावठ वर्षा कहते हैं उसको। तो राजस्थान की वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। तो भारत की औसत वर्षा होती 125 सेंटीमीटर। भारत की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पता पड़ गया आपको, मासिनराम, मेघालय। भारत में न्यूनतम वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? लेह। और लेह क्षेत्र कौन से राज्य का है? लद्दाख। लेह लद्दाख इतनी पहाड़ी और इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है कि यहाँ कई वर्षों तक मानसूनी रूप से सिस्टमेटिक वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे हिमपात के रूप में, बर्फबारी के रूप में वर्षा होकर के और बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। तो भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह, और लेह क्षेत्र लद्दाख का है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता वाला जिला, राजस्थान में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता वाला जिला जैसलमेर है। जैसलमेर में किसी वर्ष वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसी वर्ष बहुत कम होती है। तो राजस्थान में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता वाला जिला जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है
जुलाई माह में। पूरे राजस्थान में होने वाली वर्षा का लगभग 34% भाग मिलता है जुलाई माह में। राज्य का आर्द्रतम महीना, राज्य का आर्द्रतम महीना, राजस्थान का सबसे ज़्यादा आर्द्र महीना या फिर वो महीना जिसके अंदर हवाओं में सबसे ज़्यादा नमी होती है, तो वो महीना अगस्त है। राजस्थान का सबसे आर्द्रतम महीना अगस्त। और पिछले वाले वीडियोस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान का न्यूनतम आर्द्र महीना या राजस्थान का शुष्कतम महीना अप्रैल, राजस्थान का आर्द्रतम महीना अगस्त। राजस्थान का आर्द्रतम महीना कौन सा है? अगस्त। और राजस्थान का आर्द्रतम स्थान पूछे तो माउंट आबू, राजस्थान का आर्द्रतम जिला पूछे तो झालावाड़ उसका सही जवाब होगा। तो यहाँ तक अपन ने इस सिस्टम को पढ़ा और इस ऋतु का नाम था राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में अगले वीडियोस के अंदर अपन पढ़ेंगे शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल, और जैसे ही उसी के साथ में अपन एक और अगली सिस्टम में पढ़ लेंगे शीत ऋतु। ये जैसे ही अपने समाप्त होता है तो उसके बाद में राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 आधारों पर पढ़ेंगे। एक तो राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण और ट्रीवार्था का जलवायु वर्गीकरण। और वो कंप्लीट होता ही अपन राजस्थान और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो इनसे अपना पूरा एक सिस्टम कंप्लीट होगा क्लाइमेट वाला। और क्लाइमेट अपन भारत और राजस्थान के दोनों को कमेंट लेके चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, और कैसी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिख के भेजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।